स्वागत है आपका स्वतंत्र समय न्यूज़ में। मैं हूं ज्योति तिवारी और आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा खास हैं। खास इसलिए हैं क्योंकि भारत की संस्कृति पर उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं और इतना ही नहीं, भारत में तो उन्होंने अपना नाम रोशन किया ही, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी उन्होंने अपना नाम बहुत ही ज़्यादा रोशन किया है। तो मैं आज बात करने वाली हूँ एनसीएफ के काउंसिल मेंबर डॉक्टर भरत शर्मा जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार ज्योति जी। सर आपने बहुत सारे पदों पर काम किया है जी। जैसे कि आप लेखक भी रहे हैं जी। और अभी आप इंटरनेशनल वॉइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं जी। उसके बाद में कल्चरल लीडर भी हैं। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करना और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? मैं लीडर तो नहीं कहूँगा, पर हाँ मैं ये कहूँगा कि हाँ मैं भी एक आम भारतीय नागरिक हूँ जो भारत की संस्कृति के लिए, उसके बढ़ावे के लिए कुछ अपना तरफ से योगदान देना चाह रहा था। और मुझे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और तत्कालीन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा जी ने ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं भारतीय संस्कृति में कहीं ना कहीं अपना रोल अदा कर पाऊँ। और मुझे नेशनल कल्चर फंड काउंसिल जो है उस ट्रस्ट में मुझे एज एन एग्जीक्यूटिव बोर्ड काउंसिल में और काउंसिल में एज अ सदस्य चुना उन्होंने। और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के जहाँ इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट की आपने बात करी है, वो एक हमारी ऐसी सोच थी कि हम यह चीज़ का अनुभव कर रहे थे कि ऐसे काफ़ी योग्य प्रतिभागी होते हैं जो कुछ देश में यूनिक काम करते हैं पर उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। वो प्लेटफॉर्म या तो पैसों की वजह से नहीं मिल पाता है या अप्रोच की वजह से नहीं मिल पाता है। और जितने भी दुनिया के बड़े प्लेटफॉर्म हैं वो पैसा मांगते हैं और यदि पैसा नहीं हो तो वो रजिस्ट्रेशन में नहीं आ पाते हैं और दुनिया उनके उस क्रम को, उस उपक्रम को, उनकी मेहनत को, उनकी योग्यताओं को देख नहीं पाती है। उनके लिए फिर हमने एक प्लेटफॉर्म का तय करा, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, जो लंदन में रजिस्टर्ड अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। और उसमें मुझे चूँकि मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ तो उसमें संतोष शुक्ला जी और हमने मिलकर इसकी शुरुआत की और मैं आज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर उस पर काम कर रहा हूँ। तो ये दोनों मेरे चाह के विषय हैं, मेरी पसंद के विषय हैं और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे अपनी पसंद के विषय पर काम करने का मौका मिल रहा है। भारतीय संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं? न केवल मध्य प्रदेश की संस्कृति, भारत की संस्कृति को बढ़ाने के लिए नित्य रूप से कार्य किए जा रहे हैं। और आपकी जानकारी में मैं बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सबसे पसंद का मंत्रालय है, उनका विशेष ध्यान रहता है इस मंत्रालय पे। और जब से डॉक्टर महेश शर्मा जी ने इसकी जवाबदारी मुझे दी है और मैं देख रहा हूँ, उसके बाद में लगातार प्रहलाद पटेल जी भी आए, किशन रेड्डी जी भी आए और आज भी हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत जी इसको संभाल रहे हैं, बखूबी संभाल रहे हैं भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए और भारतीय सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण और संवर्धन के लिए यह संस्था लगातार तत्पर रूप से काम कर रही है। और आपकी जानकारी में बता दूं कि आज़ादी के बाद से 7 साल के पहले तक लगभग हम लोगों ने देश से चुराए गए जो मॉन्यूमेंट्स थे, जो शिल्प थी, जो कलाएँ थीं, जो चुराई गई थी देश से, या तो मुग़ल ले गए थे या अंग्रेज़ ले गए थे, वो लगभग 100 के आसपास हम इकट्ठी कर पाए थे। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने लगभग 2024 तक लगभग 290 के आसपास हमने मॉन्यूमेंट्स रिकवर करे हैं पूरी दुनिया से, जो भारतीय संस्कृति के पुरोधा थे, भारतीय संस्कृति के परिचायक थे और जो कहीं ना कहीं विदेशों में दूसरों के हाथ थे। तो इस प्रकार से भारतीय संस्कृति विरासतों को भी सजने का काम कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति को बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। और इसीलिए शायद नरेंद्र मोदी जी बड़ा खुल के कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा। वो इसलिए बनेगा क्योंकि भारतीय संस्कृति इतनी मजबूत है, भारतीय विरासतें इतनी मजबूत हैं जो देश की नहीं दुनिया की पहचान है। और इसी में हमको पैदा होने का मौका मिला, रहने का मौका मिला, हमारा सौभाग्यशाली है। जैसे कि आपने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज का युवा भारतीय संस्कृति से अछूता रह गया है। अगर कहा जाए तो उनको वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, उनकी रुचियां जो हैं वो हमारी संस्कृति की ओर नहीं रह रही हैं, उनका झुकाव वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहा है। तो इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? मैं आपको एक ये विषय बड़ा आज की तारीख में बड़ा ज्वलंत विषय है, बट थोड़ा सा समझने का भ्रम है। जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो भारतीय संस्कृति विचारधारा की संस्कृति होती है, वो रहन सहन की, भाषा की, खान पान की संस्कृति नहीं होती है। खान पान, भाषा और रहन सहन यह सभ्यता का परिचायक है। यह एक सभ्यता, अलग अलग देशों के अलग अलग सभ्यताएँ हैं, उनका एक परिचय। जब संस्कृति की बात की जाती है तो हमारी सोच क्या है, हमारा अध्यात्म कैसा है,
हमारे विचार कैसे हैं, वो हमारी संस्कृति होती है। और हमारी संस्कृति इतनी सुदृढ़, इतनी मजबूत है कि विदेशी प्रभाव से, जो पाश्चात्य प्रभाव से जो हम बदलाव देख रहे हैं, क्षणिक बदलाव है। आप मान के चलिए कि लगभग 8,000 से 9,000 साल पुरानी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, दुनिया में सबसे पुरानी प्राचीनतम संस्कृति है। क्या आज हमारे घर में पेड़ों की पूजा नहीं होती है? क्या हमारे घर में आज गाय की पूजा नहीं होती है? क्या हमारे घर में आज देवी देवताओं की पूजा नहीं होती है? क्या आज हमारे घर में नारी का सम्मान नहीं होता है? क्या हमारे घर में आज संस्कार नहीं होते? तो भारतीय संस्कृति इतनी कमज़ोर नहीं है कि अछूती हो जाए। आज की युवा पीढ़ी थोड़ी सी पाश्चात्य लहजे में, मैं ये तो नहीं कहूँगा भटक रही है, पर वो पाश्चात्य संस्कृति को ओढ़ने की कोशिश कर रही है। बट कुल मिला के जो जड़ें हैं, उस जड़ों से सब जुड़ी हुई हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जड़ें इतनी मजबूत हैं कि कहीं भटकने नहीं देंगी। भारत में ये संस्कृति जो है हमारी, उसको सर्वेक्षण करने के लिए एनसीएफ की क्या भूमिका रहती है? देखिए, नेशनल कल्चर फंड काउंसिल जो बनी थी, वो देश के जितने भी सांस्कृतिक विरासतें हैं, उनका संरक्षण और उनके संवर्धन के लिए बनी थी। भारत की संस्कृति को न केवल देश में, बल्कि देश के अलावा विदेशों में भी बढ़ाने का काम नेशनल कल्चर फंड काउंसिल करती है। यह काउंसिल पैसा प्रोवाइड करती है, फंड प्रोवाइड करती है, जहाँ भी आवश्यकता होती है देश के हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ को, टेंजिबल या इंटेंजिबल हो, फोक हो, कल्चर हो, या वहाँ के मॉन्यूमेंट्स हो या हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ हो। अगर वहाँ पर डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ रही है, रिस्टोरेशन की ज़रूरत पड़ रही है, संरक्षण की, संवर्धन की ज़रूरत पड़ रही है, तो एनसीएफ उसके अंदर अपना फंड प्रोवाइड करती है। उसमें 2 काउंसिल बनी हुई है, एक काउंसिल है मेंबर्स की और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। मैं दोनों में सदस्य रहा हूँ, काउंसिल में भी सदस्य रहा हूँ और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी रहा हूँ। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में प्रपोजल्स आते हैं जो देश के अलग अलग संस्कृति मंत्रालय के जो सेक्रेटरी होते हैं कल्चर के, वो भेजते हैं कि हमें यहाँ इस प्रकार की मदद चाहिए या इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन का काम होना है या डेवलपमेंट की आवश्यकता लग रही है। वो प्रपोजल्स हमारे पास भेजते हैं, काउंसिल से वो हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आते हैं और हम उसमें बजट पास करके उस पर डेवलपमेंट का काम करते हैं। एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाते हैं और विशेष तौर पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का महत्वपूर्ण भाग होता है जो उसको मॉनिटर करने का काम करता है। आपको क्या लगता है भारतीय संस्कृति की जो विरासत है, उसको मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, विरासत तो अपने आप में बहुत मजबूत है, उसको तो सहेजने की ज़रूरत है। कैसे सहेजा जा सकता है? उसको ऐसे सहेजा जा सकता है जब भारतीय संस्कृति का आपको ज्ञान होगा। जब आप भारतीय संस्कृति के बारे में अपने आप को नॉलेजेबल लाने की कोशिश करेंगे, उसके ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, भारतीय संस्कृति को समझने की कोशिश करेंगे। जब स्कूलों में, विद्यालयों में, शिक्षालयों में, कॉलेजों में जब भारतीय संस्कृति के पाठ पढ़ाए जाएंगे, बताया जाएगा कि भारतीय कल्चर क्या है, हिंदुस्तानी संस्कृति क्या है, यहाँ का धर्म क्या है, यहाँ का अध्यात्म क्या है, यहाँ के नृत्य क्या है, यहाँ का खान पीन कैसा है, यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा रहा। सभ्यता और संस्कृति की पहचान जब तक युवाओं को नहीं मिलेगी, तब तो संस्कृति को पहचानेंगे कैसे? तो इसके उसकी लिए कोई पहचान, योजना उसकी बनाई जा रही है? योजना तो शुरू से ही चल रही है। आप देख रहेंगे कि स्कूलों में आपको भारतीय संस्कृति के बारे में क्या पाठ ही पढ़ाया गया, पर आपने कितना आत्मसात किया उस पाठ को? शिक्षक ज्ञान जरूर दे पा रहा है आपको, पर क्या आप उद्धृत कर पा रहे हैं उस ज्ञान को? ये तो आपको करना पड़ेगा ना। तो सरकार या देश के जितने भी सुलझे हुए लोग हैं, वो भारतीय संस्कृति के बढ़ावे के लिए बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्द भारतीय संस्कृति के दम पर हम विश्वगुरु बनेंगे। हम विश्वगुरु भारतीय संस्कृति के दम पर ही बन पाएंगे कि जो हमारे संस्कार हैं वो दुनिया में किसी के संस्कार नहीं। आज के समय में और पहले के समय में क्या बदलाव देखने को मिलता है, और 10 साल बाद आप भारतीय संस्कृति को कहाँ देखना चाहते हैं? जो बदलाव विशेष तौर पे आते हैं वो सभ्यता में आते हैं। संस्कृति पे इतना बदलाव नहीं आता है। संस्कृति तो हमारी पुरातन काल से जो चली आ रही है ना, उसी परिपालन को हम आज भी पालन करते आ रहे हैं। बदलाव सभ्यता में आ रहा है, रहन सहन में, खाने पीने में, बोलचाल में, भाषा में, व्यापार में बदलाव आ रहा है, जो हम निश्चित रूप से देख रहे हैं। और आपको बड़ा गर्व होगा जान के कि भारत सबसे ज़्यादा युवाओं का देश है दुनिया में। यदि 65% से ज़्यादा के युवा हैं तो वो हमारे भारत देश में है। बड़ा गर्व की बात है। और आज का जो भारत का युवा है वो देश को प्रगति पथ पे ले जा रहा है, उसको अग्रसर करने की कोशिश कर रहा है, वो ज़्यादा मेहनत कर रहा है, वो ज़्यादा सोच, आगे प्रगति की सोच से काम कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत जो नरेंद्र मोदी जी का जो एक सपना है, उसको, इसकी पूर्ति आज का युवा ही कर रहा है। हम आत्मनिर्भर भारत जो बनेंगे वो इस युवा के दम पे ही बनेंगे। आज जो हमारे देश की संस्कृति का कोई बढ़ावा मिलना है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अगर जब हमारी पहचान बन रही है, हम कुछ कर पा रहे हैं, तो इस युवा के दम पे ही कर रहा है। हम बड़े गौरवान्वित हैं कि हमें ऐसे युवा मिले और हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ ऐसी संस्कृति और ऐसे संस्कारों से हमें पलना, बढ़ने के साथ में सीखने को मिला। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि जहाँ भी हम देशों की बात करते हैं, जैसे कि चीन हो गया, जापान हो गया, कहीं की भी हम बात करते हैं, तो वहाँ पे वो अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा महत्व देते हैं जी। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो यहाँ पर इंग्लिश कल्चर ज़्यादा है। अगर हम ऑफिस में जा रहे हैं, अगर हम इंग्लिश में बात नहीं कर पा रहे हैं कि मतलब हमको कुछ भी नहीं आता, इंग्लिश के नाम पर ही हमको जज किया जाता है।
देखिए ये आपका ऐसा मानस है ना, आपकी शायद जानकारी में नहीं होगा, पर भारत सरकार में जितने भी मंत्रालय बने हैं उन सब मंत्रालय में राजभाषा परिषद बनी है, कमेटी बनी है जो राजभाषा को बढ़ाने का काम कर रही है। हर जगह हिंदी अनिवार्य है, वैकल्पिक भाषा है अंग्रेजी। आपकी जानकारी में भाषा के लिए बताऊं कि दुनिया की सबसे बड़ी जो मानक भाषा है वो हिंदी है। हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो जैसी बोली जाती है लिखी भी वैसी जाती है। और हमारी जो पुरानी भाषा है संस्कृत, उसका लोहा तो नासा भी मान रहा है। अब नासा अपनी पूरी प्रोग्रामिंग संस्कृत भाषा पे कर रहा है। आप कैसे बोल सकते हैं हमारी भाषा का ऑफिसेस की बात कर रही हूँ। ऑफिस देखिए, अब दो चीज़ें हैं। जब हम देश में एक व्यापार पे जब बात करेंगे, जब प्रगति पे बात करेंगे और दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करने की बात करेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो सर्वमान्य की गई है वो अंग्रेजी की गई है। तो चूंकि वो सर्वमान्य भाषा अंतर्राष्ट्रीय है तो इसलिए उसका भी हमको पालन करना पड़ेगा, वरना हम इंटरेक्ट कैसे कर पाएंगे। हमें तो हिंदी आती है पर हम चाइनीज़ व्यक्ति को हिंदी में कैसे समझा पाएंगे। तो हमें एक कॉमन भाषा चाहिए थी जिसके लिए हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा, जिसको अंग्रेजी के माध्यम से तय किया गया है। और ये बड़े गर्व की बात है कि हमारे देश के अधिकतर लोगों को अंग्रेजी आती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम ज़्यादा बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं विश्व के दूसरे लोगों के साथ में, दूसरी संस्थाओं के साथ में, दूसरी सभ्यताओं को हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। वरना यदि हमें उनकी भाषा का ज्ञान नहीं होता, यदि अंतर्राष्ट्रीय भाषा का ज्ञान होता, तो हम कैसे समझ पाते? जी बिल्कुल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार। सर ने आज हमें इतनी सारी संस्कृति पे जानकारी दी, बहुत सारी जानकारी दी। शायद आपको वो जानकारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हमारी वीडियो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।